वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद सचिव एग्जाम जो हुआ था उसके सिर्फ आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन पढ़ने में, पेपर देखने में। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी के बहुत एग्जाम आने वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट करें, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सिर्फ जीएस और कंप्यूटर और हिंदी पार्ट रहेगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। चलिए देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है वियर टीयर। जैसे कोई नई चीज हम लोग ले रहे हैं, जब लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, फिर उस खराबी को सही करने के लिए हम उसमें फिर पैसा लगाते हैं और वापस से वो फिर नए की तरीके से कुछ समय काम करती है। जो वो पैसा खर्च हुआ उसको सही करने में उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब हमें ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस के जो फीचर्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, वो मतलब है, ये भी एक क्वेश्चन आया था, इसको हम लोग देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूडिंग डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि केंद्र सरकार का वो डिपार्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट की देखरेख करता है उसको कहते हैं हम लोग। मतलब किसमें देखरेख करता है? जो केंद्रीय जो मतलब कंपनियां होती हैं, जैसे उसको, जैसे कि आपका गेल हो गया ऐसा, ठीक है, सेल हो गया और ओएनजीसी हो गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, उस डिपार्टमेंट को। आगे बढ़ते हैं। नाउ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब देखिए कमी कहाँ होती है जब हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे भारत है, अमेरिका को क्या करता है? अमेरिका से देखिए ज्यादातर सामान मंगाता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन वो अमेरिका को कुछ ज्यादा बेच नहीं पाता, एक्सपोर्ट कम होता है उसका। ठीक है, मतलब आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। तो इसीलिए जब हायर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है एक्सपोर्ट से ज्यादा, मतलब हम माल मंगा ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा बैलेंस डेफिसिट हो जाता है, घाटा हो जाता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है और मार्केट टाइप क्या होता है देख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग किसमें होती है? सेल्फ फाइनेंसिंग में होती है। कमर्शियल पेपर किससे जुड़ा हुआ है? मनी मार्केट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फैक्टरिंग किससे होता है? नो चार्ज ओवर एसेट, मतलब जो भी एसेट हमारे पास है, चल अचल संपत्ति, उसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं होता है तो एक प्रकार का फैक्टरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट किससे जुड़ी है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक स्कीम होती है लीड बैंक स्कीम। ठीक है, ये गाडगिल स्टडी ग्रुप के कहने पर, मतलब उनके सुझाव पर बनाया गया है। ठीक है, और इसने क्या किया है कि मतलब कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कमर्शियल बैंक्स का जो झुकाव नहीं है या प्रेजेंस नहीं है उसको हाईलाइट किया, और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कमर्शियल बैंक्स को खोला जाना चाहिए। तो लीड बैंक स्कीम इसीलिए आई थी ताकि गांव को भी हमारे बैंक से जोड़ा जा सके। अब ये याद रखिएगा कि लीड बैंक जो स्कीम है वो कौन मतलब रिकमेंड किया था? गाडगिल ग्रुप ने किया था। ठीक, अब देखिए सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट में क्या दिया है? उसमें दिया गया है कि सिर्फ आरबीआई है जो कि बैंक नोट को इशू कर सकता है। ठीक है, और इसके राष्ट्रीयकरण के बाद, मतलब कि 1949 में इसका जब राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का, तो आरबीआई जो है पूर्णतः केंद्र सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत आने लगी। ठीक, अब देखिए 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में। ठीक है, 2 तो भारत सरकार के द्वारा ओन की जाती है और 2 जो है आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है उसके एक सब्सिडरी से, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड, BRBML। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है जो भी हमारी नोट प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन से हैं? नासिक के हैं जो वेस्टर्न इंडिया में, और देवास जो है सेंट्रल इंडिया का है। और जो आरबीआई कंट्रोल करती है वो मैसूर और साल्बोनी के हैं। ठीक है, मैसूर साउथ इंडिया का है और साल्बोनी ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है भारत में, वो ₹1 का नोट इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और सारे सिक्के चाहे वो जितने भी दाम के हों। ठीक, ये जो सिंबल है रुपीज का ना, इसको 2010 में दिया गया था। ठीक, 2010 में क्या किया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था मतलब। और इसको, इस सिंबल को किसने बनाया था? उदय कुमार जी ने बनाया था। उदय कुमार जी ने बनाया था। ठीक, रुपी सिंबल। तो फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एफएसडीसी कहते हैं, वो 2010 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी की तरह काम करता है कई वित्तीय संस्थाओं के बीच में। ठीक है, और उनके रेगुलेशन में मदद करता है, जैसे कि आरबीआई, सेबी, IRDA, PFRDA, ठीक है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के बीच में जो एक फाइनेंशियल रेगुलेशन का जो काम करता है या कोऑर्डिनेशन का काम करता है उसे कहते हैं एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि कब बनाया गया था? 2010 में। आगे बढ़ते हैं। काउंसिल मेंबर्स ऑफ एफएसडीसी, एफएसडीसी के जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होता है? देखिए चेयरमैन तो इसके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे। ठीक, फिर इनके साथ होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और आरबीआई के गवर्नर, प्लस इनके साथ और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे माइटी, IBBI, DOEA, PFRDA, IDAI, DOFS। ठीक है, ये सब कुछ और डिपार्टमेंट्स भी इनके साथ आते हैं। मेन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई गवर्नर। एफएसडीसी काउंसिल मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना स्कूल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CSO जिसको कहते हैं हम लोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या होता है? नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करना। ठीक है, इकोनॉमिक सेंसस कराना। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, जो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो होता है, मतलब कि इंडेक्सिंग करना जो होता है, मतलब कि किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फिर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, सारे उद्योगों का एनुअल सर्वे करना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताना, एडवाइजरी रोल ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये काम करते हैं, ठीक है, उनको सलाह देने का भी काम करता है। कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अंडर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, ठीक है, ट्रेडिंग बियॉन्ड एपीएमसी, ठीक है, रिक्वायर्स स्पेसिफिक लाइसेंस, मतलब कि अगर हमें मंडियों से बाहर अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी क्या किया गया था? इसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें? मंडियों का प्रयोग करें सामान बेचने के लिए, ठीक है। इसी का विरोध हो रहा था यूपी किसान उत्पादन मंडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 का, ठीक है, कि मतलब अगर आपको मंडी से बाहर बेचना है सामान तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, मैच द फॉलोइंग एक था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसको कहते हैं? ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। कोई मतलब कि जैसे कोई सामान सोना वोना हमने जमा कर दिया मान ले जाके, वो एक मटेरियल है, लेकिन उसके एवज में वो हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देते हैं, तो वो एक डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो कागज, मटेरियल तो है नहीं वो। फिर कॉल मनी क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो रातों रात ओवरनाइट मतलब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये होता है कॉल मनी, इसको कहते हैं, ठीक है, बहुत इमरजेंसी फंड होता है कॉल मनी। ठीक, कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में जो भी मैच्योरिटी होती है, जो इशू किया जाता है, उसे कमर्शियल पेपर कहते हैं, ठीक। ट्रेजरी बिल क्या होता है? इसे जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहते हैं, ठीक। ट्रेजरी बिल को क्या कहते हैं? जीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं। नाउ फूड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हम लोग पीईईपीसी कहते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? एपीडा से, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को हमने रिप्लेस करके क्या बना दिया है? एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बेसल नॉर्म 3 से एक क्वेश्चन था, ये देख लेंगे, बहुत वैसा नहीं था, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा चलिए, बेसल 3 फ्रेमवर्क एम्स एट इंप्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इसका काम क्या होता है? बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाने के लिए होता है, और उसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, और उसके मतलब उस एबिलिटी पे भी मतलब ये काम करता है, ताकि किसी प्रकार का अगर वित्तीय घाटा हो, फाइनेंशियल या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो उसको कैसे झेला जा सकता है, उस पर भी ये काम करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स, ठीक है। आरबीआई ने बेसल 3 को इंप्लीमेंट किया, ठीक है, कैपिटल रेगुलेशंस को, ठीक है, ताकि जो भी मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है, जैसे ज्यादा मार्केट में जब पैसे का फ्लो होने लगता है हार्ड करेंसी का, तो उसको लिक्विडिटी कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई बेसल 3 को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, कैपिटल को भी रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देखिए हिंदी के क्वेश्चन आए थे, हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो हमारे स्वर तंत्रियों से जहां से भी मतलब जो हमारे वर्ण निकलते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक, वर्णमाला का ये क्वेश्चन है। तो उच्चारण स्थान कंठ, तालु, तालु मतलब क्या होता है? ऊपरी छत का पिछला भाग, मूर्धा मतलब ऊपरी छत का अगला भाग, दांत और ओठ, ठीक। तो देखिए, सघोष और अघोष 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जैसे अघोष है, अघोष का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन जब होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग घोष। अघोष मतलब होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, मतलब हर वर्ग का पहला, ठीक है, और दूसरा जो भी व्यंजन होगा वो क्या होगा? अघोष होगा, ठीक है। पहला और दूसरा जो भी व्यंजन होगा हर वर्ग का, वो क्या होगा? अघोष होगा, ठीक है। और सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन जो क्या होगा? सघोष होगा। अब हम जानेंगे अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्राण का मतलब होता है हवा, अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती हो, तो हर वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां जो भी व्यंजन होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले और मतलब हकार टाइप का मतलब ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, जैसे हर मतलब उसका वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो भी होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, एक लाइन से हम लोग ले आते हैं। पहले हमारा गला आएगा, फिर तालू का पिछला भाग आएगा, फिर मुंह, तालू के ऊपर का अगला भाग आएगा, फिर दांत, फिर ओठ, मतलब ऊपर से बाहर की तरफ। इसको लिख लीजिएगा ऐसे। उसके बाद फिर देखिए, कंठ से शुरू करिए, क ख ग घ पूरा कंठ में आता है, च च ज यहाँ तालु में आता है, मूर्धन में ट ठ ड ण, दंत में त थ द न, और ओष्ठस में प फ ब भ। तो अघोष अघोष, फिर पूरा सघोष, फिर अल्प प्राण महाप्राण महाप्राण, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आराम से आप देख के वहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट क्या है, ट क्या है, अघोष है, अल्प प्राण है, और कहाँ पे है? मूर्धन के द्वारा इसका उच्चारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है, ठीक है, 35 है। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे 35 कैसे होता है। देखिए, जैसे क्या ना, देखिए 33 तो टोटल हमारे व्यंजन हैं, लेकिन प्लस ये जो 2 है ना, एक ढ जो ऐसे भी लिखा जाता है, ढ को ऐसे भी लिखा जाता है, और ड ऐसे भी लिखा जाता है, और ड ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको 2 और काउंट करते हैं, तो 33 + 2 35 होते हैं। हिंदी के विकसित ध्वनियों के सहित व्यंजनों की संख्या 35 होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी अल्प प्राण मतलब लेस एयर कम्स एंड अपोजिट आउट ऑफ द माउथ इज महाप्राण, वाइल प्रोनाउंसिएशन स्वर तंत्री में कंपन सघोष, नो कंपन अघोष, ठीक। अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई भाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। देखिए, भाषा के बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे कि जैसे क्या होता है, रुकिए आपको एक पेपर में समझाता हूँ। देखिए, क्या होता है, भाषा शब्द जो होता है ना हमारा, वो भाष से बना होता है, ठीक है, भाष से, धातु से। भाष क्या है? एक संस्कृत की धातु है, ठीक है।
धातु है, ठीक है। और भाष का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है कि दूसरों के सामने प्रकट करना, ठीक है, दूसरों के सामने प्रकट करना, ठीक है। तीन तरीके से प्रकट कर सकते हैं हम लोग, एक तो हो गया लिखित, एक हो गया मौखिक, ठीक है, और एक होता है सांकेतिक, मतलब उंगली उंगली दिखा के, वैसे जैसे जो भी करते हैं गूंगे बहरे लोग, ठीक है। अब देखिए भाषा क्या होता है ना, से बनती है ध्वनि, ठीक, ध्वनि किससे बनती है, कंपन से बनती है, ठीक है। और ध्वनि का जो सार्थक इकाई होता है वो होता है वर्ण, ठीक है, वर्ण एक सार्थक इकाई होती है। और इसको क्या होता है, नियम पूर्वक अगर हम लोग देखा जाए तो इसको अगर शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है ना, संस्कृत क्या थी पहले, उच्च संस्कृत, ना राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, ये क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। दाल में कुछ काला है, कुछ माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा था इसमें, ठीक है। प्रभूत व श्लाघा, ठीक है, इनका एक प्रभूत का मतलब होता है विपुल, एक का मतलब होता है सौरभी, सैरभी। देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर आप। प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा को क्या कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, ठीक है। अधिशासी, ये शुद्ध वर्तनी कैसे लिखेंगे, अधि बड़ा श छोटा सा, सॉरी, अधिशासी, ठीक। फिर तद्धित पर प्रत्यय की बात हो रही, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वो प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, प्रत्यय, प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, प्रीफिक्स तो पहले लगता है, प्रत्यय क्या होता है बाद में लगता है, सफिक्स होते हैं जो कि संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की क्या होता है, लास्ट में ऐड होते हैं, ठीक है, और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे सेठ में आनी जोड़ दिए तो क्या बनता है, सेठानी। आगे बढ़ते हैं। नाउ आत्मज्ञान में का क्या मतलब है, आत्मा का ज्ञान, इसमें कौन सा समास है, संबंध समास है, ठीक है, संबंध समास है, आत्मा का ज्ञान। धुरंधर, धुरंधर का संधि विच्छेद कैसे होगा, एक तो होगा धुरम प्लस धर, ठीक। रिजु, रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र, रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, आत्मज्ञान में कौन सा समास है, रुकिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये संबंध समास नहीं होगा, ये गलत मैंने कर दिया है, ये होना चाहिए तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास होना चाहिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग जीएस करेंगे, ठीक है। तो जीएस देख लेते हैं, शुरू हो गया यहाँ से। विजयनगर फाउंडेशन फाउंडर मतलब कि संस्थापक कौन है विजयनगर साम्राज्य का, हरिहर, हरिहर 1336 सेंचुरी एरा में हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, ठीक है, ये सैटेलाइट थी जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जो था मौना लोआ एक माउंटेन इटली का, उस पर जो भी मतलब ज्वालामुखी फटा विस्फोट हुआ 2022 में दिसंबर के महीने में उसकी फोटो खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। आर्टिकल 28-29 क्या करता है, ये जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है हमारे यहाँ और एक रिलीजियस माइनॉरिटी होता है, ठीक है, मतलब भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे दो प्रकार के माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है। तो संविधान का जो आर्टिकल 28-29 जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, इसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी लोग अपना एजुकेशनल मतलब कि शिक्षा के संस्थानों की खुद ही स्वतः स्थापना कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1875 को हुई थी। कब हुई थी, 15 जनवरी 1875 को हुई थी, ठीक। आईएमडी की स्थापना। एंशियंट इंडियन सिटी वाज ट्रांसफर्ड बाय मध्य रेखा कंसीडर्ड एज इंडियाज ओन प्राइम मेरिडियन बिफोर। देखिए ग्रीनविच मेरिडियन के अडॉप्शन से पहले भारत का एक प्राचीन शहर उज्जैन था, जहां से मध्य रेखा जो प्राइम मेरिडियन होती है उसको पास होते हुए माना जाता था, ठीक है। बाद में फिर ग्रीनविच मेरिडियन को ले लिया गया हमारे। देखिए एक वैली है जूको वैली, डी साइलेंट, जूको वैली, ठीक है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट और सीजनल फ्लावर्स के लिए फेमस है और ये कहाँ पे है, नागालैंड और मणिपुर में पड़ती है दोनों, ठीक है। जूको वैली नागालैंड और मणिपुर मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ रेडियो वेव्स पे और क्रिस्कोग्राफ, मतलब क्रिस्कोग्राफ क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पौधे की ग्रोथ को मेजर करता है, क्रिस्कोग्राफ। और रेडियो वेव्स के बारे में किसने पढ़ाई की, सबसे ज्यादा काम किया, वो जगदीश चंद्र बोस जी थे, हमारे जेसी बोस जी थे, ठीक। क्रिस्कोग्राफ याद रखिएगा, प्लांट ग्रोथ को मेजर करता है। नाउ हम अनुसुईया गुप्ता के बारे में बात करते हैं। अनुसुईया सेन गुप्ता कौन है, ये पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल, 77वां जो एडिशन था इसका, ठीक है। और किसके लिए इन्होंने जीता है, द शेमलेस जो भी डॉक्यूमेंट्री मूवी रही हो उसके लिए जीता इन्होंने। अनुसुईया सेन गुप्ता का नाम याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली भारतीय महिला अभिनेत्री जिन्होंने पुरस्कार जीता है, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में क्या है, तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है। जो भी स्टेशन हमारे मतलब नेटवर्क में है उनको अपग्रेड करना, उसका नवीनीकरण करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त देखिए चाणक्य का भी नाम था, वही और नाम था, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला मतलब स्वदेशी इंडिजीनियस एक्सपेरिमेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडिजीनियस एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसका नाम है एप्पल। नाउ
अब आगे बढ़ते हैं। एक मैच द फॉलोइंग था। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मिजोरम की आइजवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन करंट अफेयर 2024 का प्रवीण कुमार जी के बारे में पूछा। प्रवीण कुमार एक एथलीट है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 2024 में नवाजा गया। ये एक पैरा एथलीट है, ठीक है, दिव्यांग एथलीट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये किसका जन्मदिन होता है? स्वामी विवेकानंद का। कब होता है? 12 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर आता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लोअर पीसीएस के एग्जाम्स में, सब में भी यूपीट्रिपलएससी के कंप्यूटर के, तो ध्यान से देखिए। देखिए, इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, रूटिंग डाटा तो नेटवर्क लेयर होता है। थोड़ा सा मैं आपको ओएसआई मॉडल के बारे में समझा देता हूं। देखिए, ओएसआई का मतलब क्या होता है? ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, और इस ओएसआई मॉडल में टोटल हमारी 7 लेयर होती हैं। ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं। ठीक, 7 लेयर्स होती हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, वहां नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, तो सॉरी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 7 लेयर्स होती हैं। देखिए, पहली लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एक होता है हमारा, उसके बाद आता है सेशन लेयर, फिर एक हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एक हमारा आता है नेटवर्क लेयर, फिर आता है डाटा लिंक लेयर, उसके बाद आता है हमारा फिजिकल लेयर। तो याद रखिएगा, 7 लेयर होती है। 1 2 3 4 5 6 7। हमको ऐसे थोड़ा एब्रिविएशन लेते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, एपीएसटी, नेटवर्क, डाटा और फिजिकल, एनडीपी। ठीक है, एनडीपी, एपीएसटी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हर लेयर का अपना अलग काम होता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि नेटवर्क ऐप्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कंप्यूटर ऐप्स जो कि इंटरनेट का यूज करते हैं, जैसे क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स, ये सब। ठीक है, और वेब ब्राउजर भी एक नेटवर्क एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में रन करता है, और वो एप्लीकेशन लेयर्स प्रोटोकॉल को यूज करता है, जैसे एचटीटीपी हो गया। हम लोग अभी देखेंगे कंप्यूटर का, मैं फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ कुछ दिन में, अभी आप देखिए बस उसको, तो आप भरोसा रखिएगा कि ये सब आपको याद होने वाला है। तो यही देखिए, जो ये नेटवर्क लेयर है यहाँ पे हमारी नेटवर्क लेयर, इसका काम क्या होता है? ये जो डाटा को, राउटर जो होता है ना, डाटा को रूट करती है डिफरेंट नेटवर्क, मतलब कि डाटा पैकेट्स को ट्रेवल करवाती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। मतलब कि ये इनका कहना है कि जो हमारे पुराने जो भी मतलब कि प्रोग्रामिंग के जो लैंग्वेजेस थी, वो उन्होंने मतलब एक ग्राउंड, मतलब कि एक बेस सेट किया हमारे आज के नवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, और इसमें से कौन सा ऐसा फीचर जो है उनसे, जो उनके एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वो है डाटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलैरिटी। डाटा इनकैप्सुलेशन एंड मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो मेमोरी जो कि एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है, फॉर अ फर्मवेयर इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, वो होती है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, नाउ डीडीओएस अटैक क्या होता है? तो डीडीओएस अटैक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, और इसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है कि किसी भी सर्वर को इतना ज्यादा ओवरलोड कर दो कि वो क्रैश कर जाए। ठीक है, क्रैश कर जाए। ठीक, और कंपाइलर का काम क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? ये क्या करता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल देता है एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, कंपाइलर का काम ये होता है ना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है सबसे प्राइमरी? तो ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में। ठीक है, कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। नाउ लिंक्डइन क्या होता है? ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग और कैरियर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। ठीक है, इस पर पब्लिक अपडेट और डिस्कशन की बात होती है। ई संजीवनी क्या है? ये टेली मेडिसिन इनिशिएटिव है रिमोट हेल्थ केयर के लिए। माई जीओवी क्या है? ये क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, नाउ मेल मर्ज, ये बहुत कई जगह पूछा गया, ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली मर्ज डाटा फ्रॉम डाटाबेस इनटू ए डॉक्यूमेंट, मतलब कि डाटाबेस से कोई डाटा निकाल के एक डॉक्यूमेंट में जोड़ देने को हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल क्या होता है? ये समरी टूल होता है जिससे हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं। ट्रैक चेंज क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट के रिवीजन को ट्रैक करता है। वी लुकअप ऑप्शन क्या होता है? ठीक है, वी लुकअप ऑप्शन क्या होता है कि ये वर्टिकली सर्च करता है किसी टेबल में। वर्टिकली मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो वर्टिकली किसी टेबल में सर्च करता है, वो होता है वी लुकअप ऑप्शन होता है। ठीक है, किसी टेबल में, तो टेबल की बात कर सकता हो सकता है ये एक्सेल की बात कर रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल वॉलेट क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजिटल करेंसी को स्टोर करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ठीक है, पेमेंट गेटवे क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है ताकि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सके सिक्योरली। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट तब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब कंडीशंस उसकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, कोई कंडीशन रखी गई, उसको आपने फुल किया और एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसको कहेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वीपीएन का मतलब क्या होता है? देखिए, वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है कि डेटा को इंक्रिप्ट कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है यूजर के बीच में और वीपीएन सर्वर्स के बीच में। ठीक है, और वीपीएन प्रोवाइडर में स्टिल मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, लेकिन जो वीपीएन को प्रोवाइड कर रहा है वो यूजर की एक्टिविटी को फिर भी क्या कर सकता है? मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, डिजिटल वॉलेट इनेबल्स सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोसेसिंग लार्ज डाटा सेट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट। अपाचे हडूप। अपाचे हडूप क्या होता है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज होता है लार्ज डाटा सेट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट। ठीक है,
स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है डाटा सेट्स को। अपाचे हडूप कहते हैं, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स एजेंट लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर थ्रू ट्रायल एंड एरर। देखिए एक प्रकार की लर्निंग होती है जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। ये क्या करती है, एजेंट लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर्स थ्रू ट्रायल एंड एरर की बात करती है, ठीक है। नाउ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए एक कोर प्रिंसिपल क्या होता है, कंटिन्यूअसली वेरीफाइंग एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट रिगार्डलेस ऑफ यूजर लोकेशन। मतलब यूजर की लोकेशन चाहे जो भी हो, ठीक है, वो अपने प्राइमरी लोकेशन पे हो या ना हो, लेकिन हर एक एक्सेस को कंटिन्यूअसली हमें वेरीफाई करना है, मतलब किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। तो ये जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल हो जाता है, ठीक। मशीन लर्निंग एक लेवरेज देता है ताकि साइबर सिक्योरिटी को, डिफेंस को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ताकि जो भी अनयूजुअल पैटर्न्स है उनको हम आइडेंटिफाई कर सके, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही हो और वो हमें मतलब बता देगा कि साइबर थ्रेट है यहाँ पे। तो मशीन लर्निंग एक लेवरेज दे सकती है, ठीक है। अगर मशीन खुद सीख जाएगी ये चीजें तो ह्यूमन को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और वो किसी प्रकार की साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट से, गड़बड़ी से खुद ही निपट लेगी। नाउ लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ 18 जो कि 23 सितंबर 1887 को पास किया गया था, इससे इसके द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को डिग्री कन्फर्मिंग इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया था 1887 में, ठीक। नाउ चरकुला क्या है, एक डांस है इंडिया का जिसमें मल्टी टायर्ड लैम्प्स ऑन हेड पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब औरतें क्या करती हैं कि अपने सर पे, मेरे हिसाब से शायद 24 वो होती हैं, दियलियां होती हैं, एक के ऊपर लेयर्स में उसको सजा के और नाच डांस करती हैं, ठीक है। ये चरकुला मेरे हिसाब से ब्रज रीजन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आखिरी कलम और पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी नेम्ड आफ्टर ल्यूमिनेसेंस ऑफ मून इज चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा, चंद्र का नाम है, मून आ गया है तो भाई यही है, ठीक है। सीएम उद्यमी मित्र स्कीम जो कि 2023 में लॉन्च की गई थी, इसका क्या काम होता है, देखिए उद्यमी मित्र आर अपॉइंटेड एज ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट। उद्यमी मित्र एक प्रकार का लिंक बनते हैं राज्य सरकार के बीच में और निवेशकों के बीच में, ठीक है। तो यही एक उद्यमी स्कीम का काम होता है। डोआब क्या होता है, गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है उसको डोआब कहते हैं। 25 अगस्त 1980 को कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मतलब VUNEL का स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1980 में। इस एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 2021 के सेंसस के अनुसार कितनी है, 11 के 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट सेंटर विच वाज एस्टैब्लिश्ड in which year with assistant of United Nation Development Program and Government of उत्तर प्रदेश। 1991 में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार और यूएनडीपी की मदद से, ठीक, मतलब कोलैबोरेशन से। यूपीआरआरडीए का मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, यूपीआरआरडीए कहते हैं उसको। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसको हम लोग एसडीआई कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत में आता है भारत सरकार के अंदर। इसमें क्या होता है कि 14 से 35 साल के जो भी युवा लोग होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए होती है स्कीम, ठीक है। मैक्सिमम सब्सिडी जो कि फिल्म शॉट उत्तर प्रदेश में अगर की जा रही है, फिल्म पॉलिसी 2018 के अंतर्गत कितनी जाती है, अगर हाफ शूटिंग की जाती है, ठीक है, शूटिंग ऑफ हाफ ऑफ शूटिंग डेज की जाती है तो 1 करोड़ रुपए मिलती है, और 2/3 ऑफ शूटिंग डेज की जाती है तो 2 करोड़ रुपए मिलता है, ठीक है। मतलब कि अगर 100 दिन की शूटिंग होने वाली है और 50 दिन की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो गई तो 1 करोड़ मिलता है, और अगर मान लीजिए 90 दिन की होने वाली है तो मान लीजिए 60 दिन की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो गई तो 2 करोड़ होता है, ठीक है, मतलब 2/3 होता है। आगे समझ लीजिए आप। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेशनल हाईवे इन यूपी स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स जंक्शन विद NH9 एट मुरादाबाद एंड पासेस टू चंदौसी, बरतराला, अलीगढ़, और खत्म कहां होता है, NH44 आगरा पे। ये कौन सा हाईवे है, NH509। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करना चाहिए, काई करिए नहीं तो फिर समझ लीजिएगा। आगे देखिए, फोक सॉन्ग सैंग बाय वुमेन टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ चाइल्ड इज सोहर। सोहर गाते हैं बच्चा पैदा होने पे, ठीक। बटेश्वर मेला कहां लगता है, आगरा पे। ये क्या होता है, एनुअल फेस्टिवल होता है, हर साल लगता है नवंबर के महीने में। ये एक प्रकार का कैटल फेयर होता है, ठीक है, विथ लाइव स्टॉक फॉर सेल और बार्टर, ठीक। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी मेरठ जो है वो माया राष्ट्र से मतलब बना हुआ है, ठीक है, और विच रिफर्स टू कंट्री ऑफ माया एंड आर्किटेक्ट ऑफ असुरा। माया को किसे कहते हैं, जो कि असुरों को जिसने बनाया उसे माया कहते हैं। और माया की बेटी कौन थी, मंदोदरी थी, और वो कौन थी, रावण की पत्नी थी, ठीक है। तो माता टीला डैम कहाँ है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर है, बेटवा नदी पर है। माता टीला डैम कहाँ है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर, बेटवा नदी पर, ठीक है। फिर श्री चंद्रशेखर जी जो कि बलिया से बिलोंग करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बने थे, ठीक है। किस पॉलिटिकल पार्टी के बने थे, नेशनल लीडर बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये क्या थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे, मतलब राष्ट्रीय नेता बनने से पहले, ठीक है। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, बलिया से। इनका नाम क्या है, श्री चंद्रशेखर। पार्टी कौन सी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो हमने इस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद एक और अंतिम एग्जाम 2024-25 में कराया गया है यूपीएससी के द्वारा, जो कि VPO मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। बाकी ये कंप्यूटर का एक अलग से वीडियो ला रहे हैं, सारा हम लोग कंपाइल कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।